राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में सुमति नाम की लड़की रहती थी। उसके परिवार में सुमति, उसकी माँ और उसके बाबूजी, भैया और भाभी और भैया भाभी के 2 बच्चे। सुमति बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। घर का काम हो या पढ़ाई हो, वह सब कुछ निपुणता से करती थी। हर काम में वह परफेक्ट थी और बहुत ही खूबसूरत थी। घर में सभी का मन लगा के रखती थी। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव की थी। सुमति अब 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर के काम में भी वह भाभी का हाथ बटाती थी। रोज स्कूल जाना और पढ़ना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। एक रोज जब सुमति अपने स्कूल से घर पहुंची तो गांव के पंडित जी उनके घर आए हुए थे। माँ और बाबूजी पंडित जी के साथ में बैठे हुए थे। सुमति ने पंडित जी को देखा तो उन्हें नमस्ते किया। पंडित जी बोले, आजा बिटिया, मैं तो तेरे बारे में ही बात कर रहा था। सुमति आश्चर्य से बोली, पंडित जी, मेरे बारे में क्या बात करनी है? आपके तो बगीचे भी नहीं है आम के, जो आप मेरी शिकायत लेके आए हैं, और मैंने तो आपके बगीचे के आम भी नहीं तोड़े। पंडित जी सुमति की बात सुनकर हंस पड़े और बोले, सुमति बेटा, तू बहुत ही चंचल हो गई है, इसलिए एक लगाम लेके आया हूँ। सुमति फिर बोली, क्या? कैसा लगाम? उन्होंने बोला, तुम्हारी शादी के लिए रिश्ता लाया हूँ। यह सुनकर सुमति चौंक गई। सुमति और कुछ कहती इससे पहले ही सुमति की माँ बोली, अंदर जाओ सुमति, बड़ों के आगे अपनी शादी की बात नहीं सुनते। सुमति अपने गुस्से और दुख का घूंट पीकर रह गई। भाभी आई और बोली, क्या हुआ? शादी के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सुमति कुछ भी नहीं बोली, बस पलंग के कोने पर जो लकड़ी लगी हुई थी उसको ऐसे मसल रही थी जैसे बस अभी तोड़ के दम लेगी। भाभी फिर बोली, अरे शादी तो सबको करनी पड़ती है, मेरी तो 9वीं कक्षा में ही हो गई थी। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने बोला, सुमति खाना खा लो। तो सुमति बिना कुछ बोले और मुंह ढककर पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आई और वो सुमति के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, सुमति बेटा, उठ जा, शाम हो गई है। सुमति की आंख खुली। फिर उसे याद आया, अरे वो ऐसे क्यों सो गई? वो अपनी माँ के गले लगकर बोली, माँ, मैं क्या तुम्हारे लिए इतनी बोझ हो गई हूँ जो तुम मुझे इतनी जल्दी भेज रही हो? अभी तो 10वीं कक्षा की परीक्षा भी नहीं दी है मैंने। तब उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, हमारी सोन चिड़ैया उड़ना चाहती है तो मना किसने किया है? शादी हो जाने दे, गौना थोड़े ही ना कर रहे हैं अभी, गौना पूरे 2 साल बाद करेंगे, तब तक जी भर के पढ़ लेना। सुमति बोली, माँ, इतने कम समय में मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, 12वीं के बाद भी तो पढ़ना है। माँ बोली, बेटा, पर 12वीं के बाद तो गांव में कॉलेज ही नहीं है, कैसे पढ़ोगी? सुमति बोली, माँ, मैं शहर जाया करूंगी। माँ यह सुनकर हंसने लगी और बोली, बेटी, आज तक कोई लड़की गांव की बाहर पढ़ने नहीं गई जो तुम जाओगे। सुमति बोली, तो क्या हुआ माँ, मैं चली जाऊंगी तो मैं भी इस काबिल बनूंगी और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। माँ ने कहा, हमारा नाम तो तुम ससुराल में जाके भी रोशन कर सकती हो। अब स्कूल के कपड़े बदल कर खाना खाओ और अपने बाबूजी को भी दे के आओ। पता है ना बेटी, वो तुम्हारे हाथ से खाना लेते हैं। सुमति अपने मन को मारकर वहां से गई और बाबूजी के लिए खाना लेके आई और वहीं उनके पास बैठ गई और हाथ से का जो पंखा था उससे हवा करने लगी। थोड़ा संकोचते हुए बोली, बाबूजी, वो पीछे वाले घर की महुआ है ना, उसकी शादी उसके घर वालों ने उसके 20 साल होने पर कराई थी और हमारे स्कूल में जो दूसरे गांव की प्रधान की लड़कियां आती हैं उनकी शादी भी 19 साल के बाद हुई थी। पिताजी एक एक निवाला अपने मुंह में रखते जा रहे थे। सुमति की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जब खाना खा लिया
तो पिताजी बोले, देख बेटा, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। और अब वह क्या बोले, बेचारी चुप हो गई और चुपचाप खाने की थाली उठाकर कमरे से बाहर आ गई। सभी से बातें करके उसने देख लिया था उसने, पर कोई भी उसकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं था। वो बिना कुछ खाए ही सो गई। अगले दिन वह स्कूल के लिए तैयार होने लगी। 2 चोटी बना रही थी, तभी उसकी भाभी बोली, अब चली जाओ गी, जब शादी पक्की हो जाएगी तब घर का काम सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहना होगा। सुमति चिल्लाकर बोली, नहीं करनी शादी मुझे, नहीं जाना कहीं भी। और उसने स्कूल बैग लिया और घर से निकल गई। उसकी भाभी ने काम सिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पर रहने के लिए बोला था। उसके जाते ही उसकी भाभी बोली, देखो माँ जी, ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी। इतने गुस्से में उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, बहू सब सीख जाएगी, घर बार अच्छा मिल रहा है, लड़का अस्पताल में कंपाउंडर है, 3 साल सुमति से बड़ा है तो क्या हुआ, हमारी सुमति खुश रहेगी। सुमति अपने स्कूल में भी आज उदास सी थी। उसकी सहेलियां उससे पूछ रही थी, क्या हुआ सुमति। उसने सबको सब कुछ बताया तो सहेलियां उसे छेड़ने लगी, तो तुम उनके ख्यालों में खोई हुई हो। छुट्टी में रास्ते में आते हुए आम का बगीचा देख उसकी सहेलियों ने इशारों में पूछा, चले क्या। पहले तो सुमति ने मना कर दिया, पर आम के बगीचा को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। सभी लड़कियां दबे पांव बगीचे में पहुंची। दीवार के पीछे से बगीचे में झांकते हुए बोली, काका तो सो रहे हैं, घर पर पता चला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। दबे पांव वे अंदर आ गईं। सुमति पेड़ पर चढ़ गई और पके पके आम तोड़कर नीचे गिराने लगी। नीचे खड़ी उसकी कुछ सहेलियां आम अपने बैगों में भर रही थी और एक लड़की पहरा दे रही थी। तभी आवाज आई, कौन है यहाँ। सभी लड़कियां घबरा गईं और चिल्लाती हुई कहने लगी, सुमति जल्दी नीचे आ जा, काका आ गए हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में सुमति के पैर में चोट लग गई। सारी लड़कियां वहां से भाग गईं। फिर घर आकर काका ने सुमति की शिकायत करते हुए सुमति के बाबूजी से बोले कि देखो, सुमति ने आज फिर हमारे बाग में चोरी की है। सुमति के बाबूजी बोले, अरे भाई, इसकी शादी करने वाले हैं और ये तो अपना बचपना ही नहीं छोड़ रही। कभी बाग से आम चुराती है, कभी झूला झूलना, कभी ट्यूबवेल पर खेलना, पता नहीं कब समझेगी बड़ों की बातें। बाबूजी ने सुमति को बुलाया और पूछा, काका क्या कह रहे हैं सुमति, तुमने आम तोड़े हैं इनके बगीचे से। सुमति ने ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं बाबूजी, मैंने इनके बगीचे से कोई आम नहीं तोड़े, काका जी झूठ बोल रहे हैं। तो वे कहने लगे कि देखो, मेरी उम्र हो गई है, मैं झूठ बोलूंगा। तो सुमति बोली, हाँ काका जी, देखो उम्र तो हो चली है ना आपकी काका जी। काका ने गुस्से में बोला, अच्छा बड़ी सयानी हो रही है, तो बता तेरे पैर में चोट कैसे लगी। सुमति हकलाते हुए बोली, मैं झटके से जो रास्ते में पत्थर आ गया और फिर मुझे चोट लग गई। काका बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए और सुमति को भी बाबूजी से डांट पड़ी। अगले दिन माँ बोली, वो प्रधान जी का लड़का आया था, लड़के के वधू आगमन पर जो होने वाली दावत और समारोह में काम करने के लिए हमें जाना है। प्रधान जी की लड़के की वधू का आगमन होने वाला है। सुमति बोली, माँ फिर तो मैं भी चलूंगी। माँ ने मना करते हुए बोला, अगर वो लड़का देखने ना आ रहा होता तो जरूर लेकर जाती। सुमति ने फिर बोला, तो ठीक है, मैं भी स्कूल जाऊंगी। माँ बोली, नहीं, मना कर दिया ना, कोई स्कूल नहीं जाएगी, लड़का आने वाला है तुझे देखने, लड़के वालों को देखने आना है, इसलिए घर में रहना है। तभी बाबूजी आए और वो बोल दे, क्या बहस चल रही है। सुमति बोली, बाबूजी मैं जब तक आ जाऊंगी ना, जब तक लड़का वाले आएंगे, मुझे स्कूल जाने दो। बाबूजी ने कहा, ठीक है, पर कोई शरारत मत करना सुमति, अब की बार सीधे घर आना, बगीचा या कहीं और मत चले जाना।
सुमति खुश होते हुए बोली, हाँ बाबूजी, माँ आप कल दावत से आना तो खाने को अच्छी अच्छी चीजें ले आना। सुमति ने अपनी माँ से कहा तो उसकी माँ बोली, ठीक है, तुझे देखकर लगता ही नहीं घर में दो छोटे और भी बच्चे हैं, उन बच्चों से भी ज्यादा बचपना तो तुम में है। सुमति बोली, तभी तो मना कर रही हूँ माँ, मत करो ना मेरी शादी। सुमति की चोटी उसकी माँ ने पकड़ी और बोली, शादी तो होके रहेगी, अब अपनी शरारत बंद कर। और अगली सुबह सुमति जो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी, भाभी ने मसाला पीसते हुए फिर बोला, याद है ना सुमति, आज जल्दी आना है और तैयार भी होना है, तुम्हें अच्छे से लड़का वाले कार से आएंगे, समय से घर आ जाना। सुमति बोली, याद है मुझे, भाभी आ जाऊंगी समय से। माँ आई और सुमति को कुछ रुपए देते हुए बोली, आते समय मंगत की दुकान से मिठाई और रास्ते से फल ले आना मेहमानों के लिए। सुमति रुपए गिनते हुए बोली, माँ 10 रुपए और दे दो ना। माँ ने बोला, वो क्यों? तो सुमति बोली, वो पानी बतासा खाना है, बहुत दिनों से खाए नहीं है। माँ ने कहा, घर जल्दी आना है, खाने पीने में समय मत खराब कर, लड़कियों को तीखा चटपटा कम खाना चाहिए। सुमति बोली, क्या सारे नियम लड़कियों के लिए हैं माँ, लड़कों के लिए कुछ नहीं है? माँ बोली, ज्यादा मास्टरनी ना बन जा, स्कूल के लिए देर हो रही है, जा। सुमति बोली, ठीक है मत दो, और मुंह फुला के स्कूल जाने लगी। घर के द्वार पर बाबूजी खाट पर बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे और चुपचाप सब सुन रहे थे। सुमति को जाते देखकर बाबूजी बोले, रुक जा सुमति, यहाँ आ। सुमति बाबूजी के पास आई। बाबूजी ने उसे 30 रुपए दिए और बोले, ये ले, अपनी माँ को मत बताना और अपनी भाभी और उनके दोनों लड़कों लव और कुश के लिए भी ले आना। सुमति के चेहरे पर खुशी छा गई, वो खुशी खुशी स्कूल जाने लगी। तभी अपनी सहेलियों के साथ जाते हुए रास्ते में बातें कर रही थी। तभी आशा उसकी सहेली बोली, आज तो प्रधान जी के यहाँ बहुत बड़ी दावत है, सुमति तू भी चलना साथ में। सुमति उदास होते हुए बोली, नहीं आशा, माँ ने घर जल्दी आने को कहा है, मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तो उसकी दूसरी सहेली पुष्पा बोली, ओहो, तो होने वाले जीजा जी आ रहे हैं। सभी सहेलियां सुमति को छेड़ने लगी। सुमति ने बोला, ठीक है, जब तुम लोगों का नंबर आएगा तब मैं बताऊंगी तुम्हें। और स्कूल बातें करती हुई पहुंच गई। स्कूल पहुंचकर सब अपनी पढ़ाई में लग गईं। छुट्टी होने पर सुमति ने मंगत के यहाँ से मिठाई ली और फिर सेब, अनार और केला लेके पानी पूरी के ठेले के पास पहुंचकर जल्दी जल्दी मुंह में पूरी डालने लगी और घर के लिए पानी जो बोतल में जो पैक करा लिया और एक लिफाफे में जो उसने पूरी बंधवा ली। सहेलियों के साथ घर की ओर आने लगी। उसकी सहेलियों ने बोला, तो सुमति, क्या तुम अपनी पढ़ाई अब छोड़ दोगी और आगे नहीं पढ़ोगी? सुमति बोली, नहीं, माँ ने कहा है कि गौना 2 साल बाद करेंगी। सुमति की सहेलियां बोली, सुमति तुम थोड़ी देर रुको, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। सुमति ने बहुत मना किया, वो नहीं मानी। तो सुमति वहीं खड़ी रही और अपनी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी एक कार बहुत तेज रफ्तार से सुमति के बराबर से निकली। रास्ता कच्चा और पानी भरे होने के कारण कार की तेज रफ्तार से रास्ते का पानी सुमति के ऊपर उछलकर गिर गया। सुमति गुस्से में तिलमिला गई और तेजी से बोली, आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है क्या? दोनों हाथों में सामान वो और मुंह भी साफ नहीं कर पाई थी। थोड़ी देर में पुष्पा और आशा आई। सुमति को देखकर बोली, ये कैसे हुआ? और हंसने लगी। सुमति बोली, सामान पकड़ पहले, फिर दांत दिखाना। सुमति के पास खेत में चल रहे ट्यूबवेल से जो मुंह धोया और बड़बड़ाती हुई बोली, अगर ये बंदर मुझे मिल गया ना तो ऊपर से नीचे तक इसे कीचड़ में डुबो दूंगी। फिर सभी घर की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में वही कार दिखाई दी। सुमति बोली, यह वही कार है, अब देखना मैं इससे कैसे बदला लेती हूँ। आशा बोली, सुमति, तुझे जो लड़का देखने आने वाला था, कहीं यह वही तो नहीं? सुमति बोली, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, भाभी ने कहा था लड़का कार से आएगा। थोड़ी देर सोच के बोली, फिर तो और भी अच्छा है, इसे मैं यहीं से वापस भेज देती हूँ।
वो सभी लड़कियां उसके पास गईं और कच्चे रास्ते में जगह जगह पानी भरा हुआ था। सुमति और साथ की सभी लड़कियां उसके पास आईं और दूसरी ओर मुंह करे हाथ में मोबाइल लिए, हाथों को ऊपर आसमान की ओर करे हुए वह मोबाइल को घुमा रहा था। जैसे उसकी नजर सुमति पर पड़ी, अपना चश्मा उसने निकाला और एकटक सुमति को देखने लगा। सुमति ने बोलना शुरू किया, आप गांव में किसी से मिलने आए हैं? पर वो लड़का कुछ नहीं बोला, बस सुमति को देखता रहा। सुमति ने फिर बोला कि आपने जो किसी के घर आए हैं, किसी को देखने आए हैं? वो लड़का थोड़ा हड़बड़ा के बोला, हाँ जी, मैं वो किसी से मिलने जा रहा हूं, उनके यहाँ शादी। इतने पर ही सुमति बात काटते हुए बोली, तो आप वहां जा रहे हैं? वो लड़का बोला, जी हाँ, पर कोई पता बताने के लिए नहीं मिल रहा और प्यास भी बहुत तेज लगी है, कहीं दुकान भी नहीं कि पानी की बोतल ले सकूं। सुमति के मन में तरकीब सूझी। अपनी बोतल जिसमें उसने पानी बतासे का भरा हुआ था उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए पानी, बिल्कुल शुद्ध और शीतल है। और पुष्पा बोली, पर सुमति ये तो। तभी सुमति ने उसके चुप रहने का इशारा किया, उसकी बात को काट दिया। वो लड़का बोतल खोलते हुए बोला, थैंक यू सो मच गर्ल्स। सुमति शरारत भरी मुस्कान से उसे देख रही थी। जैसे ही उस लड़के ने एक घूंट पिया, उसने मुंह बनाते हुए पानी बाहर निगल दिया और बोला, इतना तीखा पानी, और बेचैनी से खांसने लगा। मौका देखकर सुमति ने उसके कदमों में अपना पैर फंसा दिया। वो सीधे पानी भरे हुए गड्ढे में जा गिरा। सभी लड़कियां उस पर हंसने लगी। तभी सुमति ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और सहारा देकर खड़ा किया और बोली, देखो शहरी बाबू, आपकी कार से भी मेरे ऊपर रास्ते का पानी छिटक गया था, मैंने तो बस उसका बदला लिया है। अब इस गांव के बाहर इतनी सेवा हुई है तुम्हारी, तो सोचो गांव में कितनी होगी। भलाई तुम्हारी इसी में है कि यहीं से अपने घर चले जाओ, नहीं तो आप तो खुद समझदार हो। सुमति इतना बोलकर घर की ओर चल दी। रास्ते में आशा ने सुमति से बोला, सुमति, क्या वो लड़का वापस चला जाएगा? पर वो लड़का है बहुत सुंदर, तेरे बाबूजी को पता लगा ना इन सब बातों का। तो वह कहने लगी, सुमति देख आशा, अब इस गांव के बाहर उसकी इतनी सेवा हुई है, तो सोचो गांव में कितनी हुई होगी उसकी भलाई तो इसी में है कि वह यहीं से घर चला जाए, नहीं तो वह आप तो खुद समझदार हो। सुमति इतना बोलकर घर की ओर चल दी। सुमति इतना बोलकर घर की ओर चल दी। रास्ते में आशा ने बोला, सुमति, क्या वो लड़का सच में वापस चला जाएगा? पर वो लड़का वैसे देखने में बहुत सुंदर है, तेरे बाबूजी को अगर इस बात का पता चला ना तो वे बहुत नाराज होंगे। सुमति बोली, आशा, तुझे लड़का पसंद है तो तेरे घर रिश्ता भिजवा देती हूँ। इतना बोलकर सभी लड़कियां हंसने लगी। घर पहुंचकर सुमति मन ही मन बहुत खुश थी। वो बोली, भाभी, मैं सामान ले आई हूँ, देख लेना कुछ कम तो नहीं है, और मैं अभी हाथ मुंह धो लेती हूँ, आप मुझे तैयार कर देना अच्छे से। उसकी भाभी कुछ नहीं बोली और वो हाथ मुंह धो के सुमति आ गई। भाभी ने बोला, माँ ने तुम्हें प्रधान जी के यहाँ हो रही दावत में बुलाया है। सुमति बोली, पर भाभी, आज तो लड़के वाले आने वाले थे ना। भाभी ने बोला, हाँ सुमति, लेकिन अब वो नहीं आ रहे आज। वो सुमति मन ही मन खुश हो रही थी और बोली, क्यों भाभी? तो उसकी भाभी बोली, उसे आज छुट्टी नहीं मिली नौकरी से, अब वो इतवार वाले दिन आएगा। सुमति यह सब सुनकर चौंक गई। वो सोचने लगी, जब वो लड़का आज सुमति यह सुनकर बिल्कुल चौंक गई। वो सोचने लगी, जब वो लड़का आज आया ही नहीं तो वो कौन था जिसे वह परेशान करके आई थी। सुमति के मन में अब यही सब सवाल घूम रहे थे। भाभी ने फिर बोला, जा नहीं रही क्या प्रधान जी के यहाँ? सुमति बोली, जा रही हूं ना। दोनों बच्चे कहाँ हैं? भाभी, सुमति ने चारों ओर देखते हुए बोला। तो भाभी बोली, वो भी वहीं गए हैं। सुमति तैयार होकर प्रधान जी के घर पहुंची, जहां उनका घर फूलों और झालरों से सजा हुआ था। एक और बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे।
जिनकी खुशबू हर जगह फैल रही थी। बहुत बड़े घर के लोग आए हुए थे। सभी ने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे। सुमति इन सब में खोई हुई थी। तभी सुमति की माँ ने उसे पीछे से आवाज लगाई, सुमति। सुमति का माँ की आवाज पर ध्यान नहीं गया। माँ पास आके उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सुमति कहाँ खो गई? कब से बुला रही हूँ? सुमति बोली, हाँ माँ, मैं आपको ही जो ढूंढ रही थी। तो उसकी माँ बोली, एक काम कर, यह फूलों की टोकरी उठा और पूजा के पास रखिए जहां पूजा होनी है। सुमति ने जो फूलों की टोकरी उठाई और पूजा के पंडाल की तरफ चल दी। टोकरी ऊपर तक फूलों से भरी हुई थी। धीरे धीरे वह उसे उठाकर चल रही थी। तभी वो किसी से टकरा गई। सुमति के हाथ से टोकरी नीचे गिर गई और सारे फल और फूल बिखर गए। सुमति बिना उस इंसान को देखे गुस्से में बोलने लगी, आंखें बंद करके चलते हो क्या? दिखाई नहीं देता क्या? बोलते बोलते फल टोकरी में रखने लगी। वो लड़का जिसे सुमति टकराई थी वो भी फल फूल उठाकर टोकरी में रखने लगा और बोला, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। सुमति उसे देखकर चौंक गई और उसकी ओर देखी कि यह तो वही लड़का है जिसे सुमति ने स्कूल से आते समय रास्ते में परेशान किया था। सुमति अब बुरी तरह से घबरा गई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। थोड़ी देर में प्रधान जी की पत्नी आ गई और वे बोली, अनिकेत बेटा, तुम यहाँ हो? हम तुम्हारे पिताजी और माँ से बहुत शिकायत करेंगे कि वो आए नहीं, बस तुम्हें अकेला भेज दिया। और रास्ते में क्या हुआ था तुम्हारे साथ रघु ने बताया, गांव की कुछ लड़कियों ने परेशान किया था तुम्हें। सुमति वहां मुंह नीचे करके खड़ी थी। उन्होंने सुमति से पूछा, क्यों री सुमति, तुझे पता है क्या कौन थी वो लड़कियां? सुमति अब घबराए हुए आंखों से अनिकेत को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब अनिकेत ने बात काटते हुए बोला, रहने दो ना चाची जी। सुमति ने उन्हें प्रणाम किया और जो वहां से तेजी से निकल गई। सुमति वहां से जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने वो फलों की टोकरी पंडाल में रखी और वहां से चली गई। वहीं उसे पुष्पा और आशा, उसकी दोनों सहेलियां भी दिख गई। सुमति उनके पास गई और उनसे कहने लगी, आशा, पुष्पा, मुसीबत हो गई। पुष्पा बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेंगे? सुमति बोली, ऐसा करते हैं, जहां भी हो वो शहरी बंदर अकेला दिख जाए उससे माफी मांग लेंगे, फिर वो किसी को नहीं बताएगा। आशा और पुष्पा ने कहा, ठीक है। सुमति हर जगह अनिकेत को खोजने लगी। उसकी नजर उस समय अनिकेत को ढूंढ रही थी। सुमति की नजर माँ पर गई। उसने देखा ठकुराइन, जो प्रधान जी की पत्नी थी, माँ से कुछ बातें कर रही थी। वो सुमति की तरफ इशारा करके बात कर रही थी। सुमति ने जब यह सब देखा तो उसे लगा कि अनिकेत ने सब कुछ जो प्रधान जी की पत्नी है ठकुराइन जी, उनको बता दिया है। अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो वहां से जाना चाहती थी। वो जैसे ही घर के लिए मुड़ी तभी माँ ने आवाज लगाई, ओ सुमति, कहाँ जा रही है तू? इधर आ। सुमति उल्टे पांव वहां से निकलने की सोची। तभी माँ ने फिर से आवाज लगाई, सुमति, ओ सुमति। सुमति जो अनसुना कर रही थी। तब सामने से बाबूजी आते हुए दिखाई दिए और बोले, क्यों री सुमति, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तेरी माँ तुझे कब से बुला रही है। सुमति ने बोला, बस बाबूजी, मैं जा ही रही थी। सुमति धीरे धीरे डरते हुए माँ के पास पहुंची और माँ से बोली कि हाँ माँ, क्या बात है, और ये ठकुराइन जी क्या बोल रही थी तुम्हें? तो वह कहने लगी, सुमति को लगा कि अब तो डांट और सजा दोनों मिलेगी। पक्का ठकुराइन जी ने माँ को बता दिया। तब वह माँ से बोली, उसकी माँ बोली, क्यों री, क्या किया तूने ऐसा? तूने जो ठकुराइन ऐसे बोल रही थी। सुमति घबरा कर बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माँ ने बोला, अच्छा, तो फिर ठकुराइन को कैसे पता चला कि तुझे इतनी सुंदर रंगोली बनानी आती है? सुमति को फिर थोड़ा जो आराम मिला। उसने थोड़ी चैन की सांस ली कि उसने बोला, रंगोली? आप रंगोली की बात कर रही हो माँ? माँ ने बोला, तो तूने क्या सोचा? सुमति बोली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और माँ ने बोला, जा जल्दी से शाम की पूजा शुरू होने से पहले पंडाल में रंगोली बना दे।
रंग वही रखे होंगे। सुमति पंडाल की ओर चल दी। उसने बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई और द्वार पर भी रंगोली बनाने चली गई। जब वह द्वार पर रंगोली बना रही थी तभी उसने देखा कोई उसकी बनाई रंगोली पर चले आ रहा है। सुमति गुस्से में बोलते हुए मुंह ऊपर उसने किया नहीं था, ना ही उसकी तरफ देखा था, और कहने लगी, इतनी सारी जगह है फिर भी तुम्हें ये रंगोली ही दिख रही है। जब उसने मुंह ऊपर करके देखा तो अनिकेत खड़ा था। सुमति ने उदासी भरा मुंह बनाकर बड़बड़ाते हुए बोली, हे जानकी मैया, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अनिकेत बोला, सॉरी सॉरी। सुमति को ये सही मौका लगा माफी मांगने का। उसने हाथ जोड़े और बोली, शहरी बाबू, जो रास्ते में हमने शरारत की उसके लिए हमें माफी दे दो। वो क्या है ना, जिसे हमने सोचा था कि आप हो, पर वो तो आप नहीं हो। जो आप हो उसे मैंने सोचा ही नहीं था कि आप होंगे। अगर हमें पता होता आप कौन है तो हम वो ना जो समझ रहे थे तो वो आप नहीं हो। अनिकेत अब उसकी बात से थोड़ा असमंजस में था। सुमिति जो कहना क्या चाह रही थी और खुद के सिर पर हल्का सा हाथ मार के बोली, अरे मैं क्या बोल रही हूँ। सुमति ने जो अपने आप से ही कहने लगी। अनिकेत ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सुमति बोली, वो बस हम माफी मांग रहे हैं, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सॉरी। आपकी इतनी परेशानी हुई आपको, आपके कपड़े भी गंदे हो गए, उन सब के लिए हमें माफ कर दीजिए और ठकुराइन जी से कुछ मत कहना, तो नहीं तो वो बाबूजी और माँ पर नाराज हो जाएंगी। अनिकेत मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, माफ किया। सुमति यह सुनकर खुशी से उछलती हुई, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके हाथ में गुलाल से भरी कटोरी है और वो गुलाल हवा में ऐसा उछल गया और गुलाल की बारिश की तरह जो सुमति और अनिकेत के ऊपर गिर गया। यह देखकर सुमति चौंक गई और अनिकेत की तरफ देखने लगी। अनिकेत के कपड़ों पर लाल गुलाल लग गया था। सुमति अब घबराहट में अनिकेत के कपड़े अपने हाथ से साफ करने लगी। वो साफ होने की बजाय सुमति के हाथों का लाल गुलाल भी अनिकेत के कपड़ों पर लग गया। अब वो रुआंसी सी हो गई। उसे लगा अभी तो पहले की गलती की माफी मांगी है और फिर एक और गलती हो गई। अनिकेत बस मुस्कुराते हुए सुमति को देखे जा रहा था। लाल गुलाल सुमति के चेहरे पर किसी सिंगार से कम नहीं लग रहा था। सुमति का सादगी भरा चेहरा लाल गुलाल से गुलाब की तरह खिल गया था। सुमति बोली, कपड़े खराब हो गए हैं, बाबूजी हमें माफ कर देना, मैं आपके कपड़े में धूल धुल के दे दूंगी। अनिकेत बोला, सुमति की सुंदरता में खोया हुआ था, ना तो वह कुछ सुन रहा था और ना ही बोल रहा था। सुमति ने फिर बात दोहराई। अब अनिकेत बोला, कोई बात नहीं, आज हम दोनों एक रंग में रंग गए हैं। सुमति बोली, मैं समझी नहीं। वो बोला, कुछ नहीं। सुमति बोली, आप कपड़े बदल लीजिए और ठकुराइन से कुछ मत कहना। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। प्रधान जी के बेटा प्रताप हुआ आया और अनिकेत को ऐसे रंगा हुआ देखकर बोला, क्या बात है, क्या हुआ, किसके साथ होली खेल ली? सुमति डरी हुई अनिकेत के मुंह को देख रही थी। अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं भैया, पैर फिसल गया और रंगोली पर गिर पड़ा। प्रताप हंसने लगा। सुमति वहां से चली गई। सभी मेहमानों का नाश्ता शुरू हो गया था। सुमति और बाकी की लड़कियां सभी मेहमानों के आगे लड्डू और शरबत दे रही थी। जब अनिकेत के सामने सुमति शरबत रखती तो अनिकेत बोलता कि शरबत ही है ना, कि कोई तीखा पानी तो नहीं है ना। सुमति डर से अनिकेत को देखने लगती। अनिकेत मुस्कुरा देता। इसी प्रकार नाश्ते का कार्यक्रम होने के बाद शाम को पूजा शुरू हुई। सभी लोग पंडाल में पहुंचते हैं। सभी सुमति के रंगोली की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पंडित जी के मुंह से मंत्र की आवाज शुरू हो गई और बीच बीच में शंख बज रहे थे। गांव के सभी छोटे बड़े बच्चे प्रसाद लेने की लालसा में द्वार पर ही खड़े थे। सुमति भी सर पर दुपट्टा रखे हुए हाथ जोड़ के बैठी हुई थी। अनिकेत की नजर सुमति पर ही थी। सुमति की सादगी अनिकेत को भा गई थी। पूजा समाप्त होने के बाद आरती हुई। फिर पंडित जी ने कोई भजन गाने को बोला। तब गांव वालों ने और ठकुराइन जी ने सुमति से कहा, भजन गाने के लिए।
सुमति भजन गाने के लिए तैयार हो गई। अनिकेत यह देखकर खुशी से उसके कान खड़े हो गए। सुमति भजन गाने लगी। सुमति जितनी चंचल थी उसके गाने में उससे ज्यादा ठहराव था। उसी सुमति के भजन में लीन सब हो गए। सब उसकी मधुर आवाज सबके कानों में रस घोल रही थी। कान्हा जी का भजन गाते हुए सुमति भी उस भजन में ही खो गई थी। अनिकेत यह देखकर और सुनकर सुमति के प्रति उसका लगाव और बढ़ गया। उसे मनी मन चाहने लगा। उसने अपने मोबाइल से सुमति के बिना जानकारी के बहुत सी फोटो ले ली। भजन समाप्त होने पर प्रधान जी और उनकी पत्नी ने 500 रुपए सुमति को खुशी से दिए और 2 सूट दिखाते हुए ठकुराइन बोली, सुमति इन दोनों में से जो पसंद हो वो ले लो। सूट एक सफेद रंग का था और दूसरा पीले रंग का। सुमति बोली, ये पीला वाला सफेद रंग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही इस रंग का कोई भी कपड़ा मैं पहनती हूँ। सफेद रंग भी कोई रंग होता है। ठकुराइन मुस्कुराते हुए बोली। सुमति बहुत खुश थी आज और उसने बहुत कुछ आज ठकुराइन ने उसे दिया था। उसे बहुत कुछ मिला था। रात हो जाने पर सुमति माँ और बाबूजी और भाभी के दोनों बच्चे लव और कुश के साथ घर आने लगी। आने से पहले माँ से बोली, माँ मैं छोटी ठकुराइन जो नई दुल्हन आई थी उसको तो मैंने देखा ही नहीं। माँ ने बोला, अब रात हो गई है, वो अपने परिवार वालों के साथ होंगी। सुमति घर के लिए सबके पीछे पीछे जो घर चलने के लिए आ रही थी। अनिकेत बंगले में बालकनी से खड़ा सुमति को देख रहा था। सुमति बार बार बंगले पर नजर घुमा के देख रही थी, कहीं उसे नई दुल्हन दिख जाए। तब उसकी नजर अनिकेत पर पड़ी। अनिकेत उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। सुमति कुछ समझ नहीं सकी। तब अनिकेत ने अपनी जेब से पायल निकाल सुमति को दिखाने लगा। सुमति ने उसे देखते ही पहचान लिया, वो पायल उसकी ही है। उसने अपने पैरों की ओर देखा, एक पैर में से पायल नहीं थी। उसे ध्यान भी नहीं था वो पायल कब निकल गई। सुमति अनिकेत के इशारे करते हुए बोली, वो पायल मेरी है, पर वो तो बस मुस्कुरा रहा था। माँ ने फिर आवाज लगाई, सुमति जल्दी कर, अंधेरा हो रहा है। सुमति बोली, आई माँ। फिर वो माँ के साथ घर आ गई और रास्ते में यही सोच रही थी, उसकी पायल उसके पास कैसे गई। सुमति रास्ते में ये सोचती हुई चल रही थी कि वो पायल पैर से कैसे निकलकर अनिकेत के पास पहुंच गई। सुमति अपनी माँ और बाबूजी के साथ घर पहुंची। सब बहुत थक गए थे। घर पहुंचकर सब सोने चले गए, पर सुमति को अभी भी नींद नहीं आ रही थी, जैसा सामान्य तौर पर होता है। रात सोने से पहले अधिकतर इंसान उस दिन में होने वाली सभी घटनाओं को याद करता है। सुमति भी जब आंखें बंद करके लेटी हुई थी तो उसे अनिकेत कभी उस रास्ते में पानी में खड्डे में गिरा दिखाई देता तो कभी गुलाल से लाल रंग में रंगा दिखाई देता। सुमति मुस्कुराते हुए बोली, शहरी बंदर। माँ जो सुमति के पास ही सोती थी, सुमति की आवाज सुनकर नींद में बोली, हम छत पे नहीं सोए हैं जो बंदर बंदर आएगा। सपना देखा होगा तूने, सो जा। मच्छरदानी अच्छे से चारों ओर से बंद कर लेना, नहीं तो मच्छर फिर रात में सोने नहीं देंगे। सुमति माँ को पकड़कर सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। इधर प्रधान जी की हवेली में अनिकेत करवटें बदल रहा था। वो बार बार मोबाइल में सुमति की फोटो जो उसने बिना सुमति की जानकारी के ले ली थी उसे देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी पायल हाथों में लिए बहुत देर तक सुमति के ख्यालों में खोया रहा। जब उसे नींद नहीं आई तो बालकनी में टहलने लगा। रात के 1:15 बजे थे। उसने देखा कुछ काम करने वाले पांडाल का टेंट का सामान एक ट्रैक्टर पर लाद रहे थे और कुछ सफाई कर रहे थे। हवेली के चारों ओर बहुत से बल्ब लगे थे, इसलिए अंधेरे में भी हवेली में बालकनी से सब साफ दिखाई दे रहा था। जब एक सफाई करने वाला पांडाल में रंगोली को साफ करने लगा तब अनिकेत बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, इसे साफ मत करो। वो व्यक्ति घबराकर अनिकेत की तरफ देखने लगा। तब अनिकेत बोला, ये रंगोली मत साफ करो, बाकी सब साफ कर लो। वो व्यक्ति जो रंगोली साफ कर रहा था उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी साहब जी, और वह दूसरी ओर सफाई करने लगा। उस व्यक्ति से बोला, साहब जी आप शहर से आए हैं? अनिकेत बोला, हाँ काका।
तब अनिकेत ने कुछ सोचते हुए बोला, साहब ये गांव को शहरी लोग पसंद नहीं करते क्या? उस व्यक्ति ने बोला, नहीं साहब जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको हमारे गांव में कोई बात बुरी लगी है क्या? अनिकेत बोला, नहीं, बस रास्ते में मेरा स्वागत कुछ लड़कियों ने बहुत अच्छे से कर दिया था। वह काम करने वाला बोला, साहब जी मैं समझा नहीं। अनिकेत ने हाथ से सुमति की पायल लेकर बोला, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? वो व्यक्ति उसे नासमझी से उसे देखने लगा, क्योंकि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब अनिकेत ने बोला, कुछ नहीं काका। तब वह काम करने वाला काका जो बोला, साहब जी आपको हमारे गांव का स्वागत कैसा लगा? अनिकेत कुछ सोचता, जिससे उसका जो सब बहुत अच्छा लगा। वह कुछ सोचते हुए बोला, यहाँ के लोग और वातावरण में बहुत अपनापन है। वह काम करने वाला काका मुस्कुराते हुए सब बातें सुन रहा था। अनिकेत अपनी बात जारी रखते हुए बोला, पांडाल की पूजा और उस लड़की का भजन सब बहुत ही अच्छा था। ना जाने कौन थी वो लड़की, वो काका इतना मीठा भजन गा रही थी। तब वह काका बोले, हाँ पांडाल में पूजा। और यह सुनकर जो अनिकेत ने अपने कान खड़े कर लिए, वह सुमति के बारे में सुनने के लिए बेकरार था। तब काका ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोले, हाँ हाँ वो पांडाल पूजा। अनिकेत बड़ी बेसब्री से सुमति के बारे में सुनना चाहता था। काका बोले, बहुत अच्छे हैं वो पंडित जी जो पूजा कर रहे थे। अनिकेत ने गुस्से और लाचारी वाला मुंह बनाया और बोला, काका हाँ पंडित जी तो बहुत अच्छे थे, पर भजन भी तो हुआ था ना, कितना मीठा था। तब काका बोले, अरे हाँ हाँ हाँ, वो तो हमारे गांव के किशन दास की बेटी सुमति है। सुमति का नाम सुन अनिकेत के चेहरे पर एक चमक आ गई। अनिकेत बोला, अच्छा सुमति नाम है उसका? काका बोले, हाँ बहुत ही चंचल और शरारती है, पूरा गांव वाले उसे बहुत प्यार देते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करती रहती है। इन सब के साथ बहुत गुणवान भी है, सिलाई कढ़ाई और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। हमारे मंदिर के पुजारी जी उसे हर कृष्ण जन्माष्टमी पर भजन और आरती गाने के लिए मंदिर में बुलाते हैं। बहुत ही प्यारी बिटिया है, पढ़ने में भी हमेशा अपनी कक्षा में पहले नंबर पर आती है। अनिकेत बहुत ही ध्यान से सब सुन रहा था। तभी काका ने कुछ ऐसा बोला कि अनिकेत की सारी खुशी उदासी में बदल गई। काका ने बोला, शादी के लिए कोई लड़का देखा है शायद उन्होंने, शहर में अस्पताल में कंपाउंडर है, पर अभी तो वो छोटी है काका। अनिकेत बोला, इतनी जल्दी शादी? तो काका बोले, साहब हमारे यहाँ लड़कियों की इतनी उम्र पर रिश्ता हो जाता और रिश्ता अच्छा होते ही उनकी शादी कर देते हैं, इससे भी कम उम्र पर शादी कर देते हैं। अनिकेत के चेहरे पर उदासी छा गई। वो अपने कमरे में आ गया और उदासी से लेट गया। मन ही मन सोच रहा था, अब तक सब लड़कियों में से एक ही तो लड़की उसे दिखी थी जिसे देखकर उसे लग रहा था कि यही वो ड्रीम गर्ल है, पर उसकी भी शादी होने वाली है और मैं कर भी क्या सकता हूँ। अभी तो 1 साल है मेरे LLB को पूरा होने में और अभी करियर में कुछ भी नहीं है। मैं शादी के लिए अभी सोच भी नहीं सकता और ना ही उसे रोक कर रख सकता हूँ शादी के लिए, पर मैं सुमति को कभी भूल नहीं सकता। वो परेशान होकर तकिए में अपने सर के ऊपर रखकर आंखें बंद करके लेट गया। उस रात बहुत देर तक अनिकेत को नींद नहीं आई। सुबह भी देर से अनिकेत की आंख खुली। प्रताप कमरे में आया और अनिकेत को जगाते हुए बोला, अरे भाई सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। मेरे दोस्त और तुम्हारे बड़े भैया का फोन आया है, साहब ज्यादा माफी मांग रहे थे कि वो नहीं आ सके, इसलिए छोटे भाई को भेजा है। सुना है आज शाम को ही निकल रहे हैं। अरे कुछ दिन तो रुको हमारे यहाँ, हमारा गांव और बाग सब देखो। शीतला माता का मेला भी यहाँ पर लगता है, कल लगेगा, उसे देख कर जाना, प्रताप कहने लगा। तो अनिकेत बोला, नहीं भैया कल ही शाम को निकलना है, पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। प्रताप बोला, ठीक है तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता करने के बाद आम के बगीचे घूमने चलेंगे। अनिकेत नहाकर नाश्ता करने के बाद प्रताप के साथ आम के बगीचे की तरफ चल पड़ा।
अनिकेत और प्रताप घूमते हुए बातें कर रहे थे। अनिकेत बोला, शहर में ऐसी ओरिजिनल हरियाली देखने को नहीं मिलती। बहुत शांति और ताजगी है यहाँ। चारों ओर पक्षियों के चहचहाने की आवाज और शीतल हवा चल रही है। अनिकेत ने प्रताप के साथ बहुत सी फोटो ली और वहां से वो लोग खेतों की तरफ चल दिए। खेतों में बहुत से मजदूर काम कर रहे थे। उनमें ही सुमति के बाबूजी भी थे। सुमति भी वहां आती है और आई अपने बाबूजी के लिए खाना लेके। प्रताप को देखकर वो प्रणाम छोटे ठाकुर साहब बोलकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और अनिकेत की तरफ भी उसने ऐसे ही प्रणाम बोला। अनिकेत सुमति को देखकर मनी मन सोच रहा था, मेरी ड्रीम गर्ल बनके ही रह जाएगी। प्रताप बोला, अरे सुमति, तू आज स्कूल नहीं गई? तब सुमति बोली, छोटे ठाकुर, आज बहुत देर से आंख खुली इसलिए देर हो गई। प्रताप ने बोला, सुना है सुमति कि तुम्हारी शादी करने वाले हैं? सुमति के बाबूजी बोले, जी छोटे ठाकुर साहब सोच रहे हैं कि इसी साल करने को। तब प्रताप बोला, ठीक है, अगर किसी चीज की या पैसों की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के बता देना। तब बाबूजी बोले, आप ही तो हमारे अन्नदाता हैं साहब, आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं। सुमति मुंह नीचे करके सब सुन रही थी। तभी छोटे ठाकुर साहब का फोन बजने लगा। वो अनिकेत को बोलने भी आया। अनिकेत भी वहीं खड़ा था। सुमति के बाबूजी ने सुमति से खाने का थैला लिया और खेत में काम करने लगा। सुमति भी घर जाने के लिए चल दी। तब अनिकेत ने हल्की सी आवाज लगाई, सुमति। तब सुमति मुड़कर देखते हुए बोली, जी शहरी बाबूजी। अनिकेत बोला, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? तो वो बोली, वो मैं अभी 10वीं क्लास में हूँ। और वे बोले, अनिकेत ने पूछा, तो पढ़ाई आगे नहीं करनी जो इतनी जल्दी शादी कर रही हो? तो वो बोली, क्या करें बाबूजी, शादी के बाद गौना 2 साल बाद होगा, तब तक हम 12वीं तक पढ़ सकते हैं। अनिकेत बोला, फिर आगे की पढ़ाई? सुमति मुस्कुराते हुए बोली, आगे का तो पता नहीं बाबूजी, गांव में इससे बड़ी कक्षा या कॉलेज नहीं है और शहर में लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता। अनिकेत बोला, तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना? सुमति चहकते हुए बोली, हाँ बाबूजी, बहुत पसंद है। अगर हमें मौका मिला तो हम आगे जरूर पढ़ेंगे और अपने माँ बाबूजी को हवाई जहाज में बिठाएंगे और फिर न लव और कुश को, जो हमारे भाभी के दोनों बच्चे हैं, जब हम हवाई जहाज में बैठे आसमान में उड़ रहे होंगे तो वो नीचे से हाथ हिलाएंगे और वो सीढ़ियां होती हैं ना जो अपने आप ऊपर नीचे होती रहती हैं, उन पर भी चढ़ाएंगे। अनिकेत सुमति की मासूमियत भरी बातें सुन रहा था और मन ही मन दुआ कर रहा था कि सुमति हमेशा खुश रहे, उसके सारे सपने पूरे हों। इतनी मासूम और दिल की साफ लड़की इतनी जल्दी शादी और जिम्मेदारियां से कहीं उसकी मासूमियत ना खो जाए। यह फूल हमेशा खिलता रहे, कभी ना मुरझाए। सुमति के बाबूजी बोले, क्यों साहब के सर में अपनी बातों से दर्द कर रही है, घर जा बिटिया। सुमति के बाबूजी की बात सुनकर अनिकेत बोला, नहीं काका, सुमति की बातों से भला किसी के सिर में दर्द कैसे हो सकता है? यह तो सबका दर्द और गम जो वह भी भुला देगी अपनी बातों से। अनिकेत सुमति की आंखों में देखता हुआ बोला, इतनी मासूम और मीठी बातें सुनने को मिलती कहाँ हैं? और मन ही मन बोल रहा था, काश ये पल यहीं रुक जाए, सुमति हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहे, मैं उसे देखता ही रहूं। तब सुमति बोली, शहरी बाबूजी, वो आपके पास हमारी पायल थी, मैंने कल से एक ही पैर में पायल पहनी है, हमारी पायल वापस कर दीजिए। अनिकेत बोला, अभी तो वो हवेली में है, जब हवेली जाएंगे तब दे देंगे। सुमति बोली, शहरी बाबू, पर दे जरूर दीजिएगा, नहीं तो हम दोनों की मुलाकात बार बार होती रहेगी। अनिकेत आश्चर्य से सुमति को देखता रहा। सुमति हंसते हुए बोली, जब किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उस इंसान से बार बार मुलाकात होती रहती है। अनिकेत हंसता हुआ बोला, ये किसने बोला तुमसे? सुमति बोली, हमारी सहेली है ना महुआ, उसने बोला था। सुमति ने प्रणाम करते हुए बोला कि अच्छा अनिकेत, शहरी बाबूजी, अब मैं चलती हूँ, वो पायल याद रखिएगा। अनिकेत ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रताप भी अनिकेत के पास आके बोला, अनिकेत भाई, जल्दी वकालत पढ़कर वकील बन जाओ,
हमें तो आए दिन कोई ना कोई कानूनी दाव पेच मिल जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। अनिकेत बोला, हाँ भैया, मैं भी जल्दी ही वकील बनना चाहता हूँ। अनिकेत और प्रताप घर वापस आ गए। ठकुराइन खाना खाने को बोलने लगी। अनिकेत के आगे बहुत से पकवान थे। अनिकेत ने थोड़ा ही खाया। प्रताप ने पूछा, भी खाना पसंद नहीं आया? तो वो बोला, नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैंने बहुत खा लिया, अब भूख भी नहीं है। ठकुराइन बोली, ये आजकल के बच्चे चिड़िया के जैसे खाते हैं। शाम को अनिकेत के निकलने के समय ठकुराइन ने बहुत सी मिठाई, फल और उसे उपहार में दिए। अनिकेत ने जो वे सब कार में रखवा दिए। अनिकेत ने बहुत मना करता रहा, पर वो उसकी कुछ नहीं सुनती और ठकुराइन ने उसके काफी सारा सामान गाड़ी में रखवाया। अनिकेत ने उनके पैर छुए। कार से शहर के लिए अनिकेत निकल पड़ा। वहां से निकलते समय उसे बार बार सुमति का ध्यान आ रहा था। सुमति का मासूम सा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। रास्ते में कोई भी लड़की दिखती तो वो सहेलियों के पास उसकी पायल देने जाने लगा। फिर सुमति की बात ध्यान आई, अगर किसी का सामान हमारे पास रह जाता है तो उससे दोबारा जरूर मिलना होता है। कहने को तो यह एक अंधविश्वास था, ऐसा हो ये जरूरी नहीं, पर न जाने क्यों अनिकेत को इस पर विश्वास करने का मन कर रहा था। वो ऐसा कोई भी गुंजाइश हो जिसमें उसे सुमति से मिलवा सके छोड़ना नहीं चाहता था। सुमति अपनी भाभी के साथ घर के काम कराने में लगी थी। तब भाभी जी की नजर सुमति के पैर पर गई। सुमति ने एक पैर में पायल पहनी हुई थी, एक में नहीं। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, क्यों री सुमति, ये कौन सा नया फैशन है, एक पैर में पायल एक में नहीं। सुमति को याद आया कि उसकी पायल अनिकेत के पास है। हवेली पहुंचती जहां सुमति को पता चला अनिकेत शहर के लिए निकले हुए उसे तो बहुत समय हो गया। सुमति घर आई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था अनिकेत के जाने से उसका मन दुखी क्यों है। मन ही मन वो उदास थी और अपनी पहनी हुई पायल भी निकालकर उसने संदूक में रख दी। अगले दिन अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी देर में पड़ोस की ममता बुआ हाथ में एक गठड़ी लिए आ गई। सुमति उन्हें देखकर बोली, क्या बात है बुआ, आज कैसे कपड़े वपड़े लेके हमारे यहाँ आई हो? ममता बोली, तेरे रमन चाचा यानी जो ममता का बड़ा भाई था, उनके यहाँ मधु रमन की जो बेटी थी उसकी शादी की रस्म शुरू हो गई थी, इसलिए भाभी ने बोला है विधवा को शुभ कार्य से दूर रहना चाहिए, इसलिए वहां ऐसे मौके और रस्मों पे रहती तो कुछ अशुभ माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ रहने आई हूँ कुछ दिन के लिए। सुमति आश्चर्य भरी नजर से ममता को देख रही थी। वो बोली, बुआ आप उनके परिवार का हिस्सा हो, आप अशुभ कैसे हो गई? मधु भी चाहती होगी उसकी बुआ उसके साथ रहे, यह तो बिल्कुल गलत है। आपको किस बात की सजा दे रहे हैं वो लोग? आप इंसान हो, कोई कूड़ा करकट नहीं जो आपको ऐसे दूर कर रहे हैं। बुआ मुस्कुराते हुए बोली, तू नहीं समझेगी सुमति। माँ ने तेज आवाज में बोला, ये नियम बड़ों ने बनाया है, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, तू परंपरा को ही गलत बोलने लगी। सुमति कुछ बोलने को हुई, तभी ममता बुआ कुछ नहीं बोलने का इशारा किया और बोली, रहने दो भाभी, सुमति अभी बच्ची है, बच्ची ही तो है, जा सुमति, तुझे स्कूल के लिए देर हो रही होगी। सुमति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से स्कूल के लिए चली गई। सुमति घर आई तो बाबूजी बोले, कल वो लड़का और उसके परिवार के कुछ लोग आ रहे हैं सुमति को देखने, सब तैयारी कर लेना। माँ बोली, सुमति तू भी अपने हाथ के बुने थालपोश और बाकी का सामान निकालकर कमरा सजा देना। कल जरा जल्दी से उठ जाना और नहा के अपनी भाभी से अच्छे से तैयार हो जाना। कल स्कूल नहीं जाना है तुम्हें, अगर कोई नया बहाना नहीं बनाना है, समझ गई ना? सुमति को यह सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन बहुत दुखी थी। उधर शहर पहुंचकर अनिकेत भी बहुत दुखी था। उसको भी रात में नींद नहीं आ रही थी। रात में वह पेंटिंग बोर्ड पर रंगों से खेलते हुए मन ही मन सुमति की तस्वीर लिए हुए जो उसने अपने मन में बसाई हुई थी, सुमति की बहुत प्यारी पेंटिंग बना देता। उसे देखकर महसूस होता कि सुमति उसके पास ही खड़ी है। अगले दिन सुबह ही 5 बजे सुमति की माँ ने सुमति को आवाज लगाने लगी, सुमति भौर हो गई है, जल्दी से उठकर भाभी के साथ काम करा ले, सारा सामान अच्छे से लगा देना और हाँ अच्छे से ध्यान रखना,
ममता बुआ से दूर रहना आज, और पड़ोस की चाची से उसके नाश्ते के लिए डिजाइन वाले बर्तन ले आना, बाद में धोकर वापस दे देंगे। सुमती आंखें बंद करे सारी बातें अनसुना करे जा रही थी। तब दोबारा माँ ने बोला, देख सुमती, अब मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, ये ध्यान रखना। सुमती मुंह बनाते हुए उठी और बड़बड़ाती हुई बोली, कहीं का राजकुमार है क्या वो, जो इतनी तैयारी करनी पड़ रही है। माँ भी ना बिल्कुल पगला गई है। वो घर की साफ सफाई करके सारा सामान लगा देने लगी, फिर नहाकर भाभी जी के साथ खाना बनाने लगी। सुमती के बनाए हाथ के खाने के स्वाद की तारीफ हर कोई करता था। सब कुछ बना के सुमती तैयार होने के लिए चली गई। सुमती के लिए माँ ने बहुत सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी निकाल कर रखी थी। सुमती की भाभी ने सुमती को बहुत अच्छे से तैयार किया। सुमती के खुले लंबे बाल, आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, यह सब सुमती की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। माँ ने जब सुमती को ऐसे देखा तो काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर न लग जाए हमारी सुमती को। सुमती को समझाते हुए माँ सुमती से बोल रही थी, सुमती देख, ज्यादा बोलना नहीं, उनके सामने जितना पूछा जाए बस उसका ही जवाब देना। चल के दिखाने को बोले तो आराम से चलना, उछलती कूदते मत चलना, और खाने या जो भी उनके सामने खाने के लिए रखा बोल देना कि तूने ही सब बनाया है। सुमती मुंह नीचे करके सब सुन रही थी। तब माँ ने बोला, तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही हूँ? तब सुमती मुंह ऊपर करके बोली, मुझे भूख लगी है माँ, सुबह से बस काम काम करवाई जा रही हो, अब जो सजा कर बिठा दिया, खाना खाना है मुझे। सुमती की माँ बोली, हे जानकी मैया, इसे मैं इतनी देर से समझा रही हूँ, ये क्या समझा रही हूँ? इसके दिमाग में तो खाने पर है इसका दिमाग, इसको तो बिल्कुल नहीं है कि मैं इसको क्या समझा रही हूँ। और वह भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे कुछ खाना खाने को दे दो। बाकी की तैयारी देखने में उसकी माँ चली गई और कहने लगी, पहले इसे खाना खिला दे बहू, बाद में कुछ होगा। थोड़ी देर में लड़के वाले आ गए। उन सब का स्वागत करके बाबूजी ने बैठक में उनको बिठा दिया। लड़के की माँ, पिताजी और उसकी छोटी बहन और एक दोस्त आया था साथ में। उन सब की आबो भगत में सब लग गए। गांव की लड़कियां और सुमती की सहेलियां दरवाजे पर खड़ी होकर सब देख रही थी। तब सुमती को बुलाने के लिए लड़के की माँ बोलती है, आशा और भाभी सुमती को लेकर जाने लगी। सुमती को सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। अब सबकी नजर सुमती को देखने में लगी थी। लड़के की माँ ने पूछा, खाना बना लेती हो? तो वो हाँ में गर्दन हिला देती। आज के ये जो सब नाश्ते की चीजें हैं, यह सब तुमने बनाई हैं क्या? लड़के की माँ बोल रही थी। सुमती ने एक नजर नाश्ते की ओर घुमाई और बोली, हाँ जी, यह सब मैंने बनाया है। समोसे, पकौड़ी, हलवाई, मिठाई, नमकीन और बिस्कुट। वहां खड़ी सुमती की माँ सुमती को आंखें दिखाते हुए बोली, नहीं बहन जी, नमकीन बिस्कुट तो दुकान के हैं। सुमती के ऐसे जवाब से लड़के की माँ सुमती को घूरने लगी। वह उसे घूर कर देख रही थी। लड़का, जिसका नाम अनिल था। अनिल की माँ आगे बात बढ़ाते हुए सुमती से बोली, बुनाई आती है? हमारे यहाँ सबको हाथ के बुने हुए जर्सी स्वेटर पसंद है। सुमती बोली, हाँ मौसी, तो हमारे यहाँ भी सब हाथ के बने हुए पहनते हैं, पैर के बुने किसी ने नहीं पहने। अनिल की माँ और अनिल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो फिर बोली, चूल्हे पर खाना बना लेती हो? सुमती फिर जवाब देती और कहने लगी, हाँ जी, आग भी बहुत अच्छे से लगाती हूँ। अनिल की माँ के मुंह से आश्चर्य भरा शब्द निकला, क्या आग लगाती हो? सुमती बोली, हाँ, चूल्हे में। वो बोली, लड़की तो बड़ी तेज है। सुमती की माँ बोली, अनिल बेटा, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। अनिल मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बोला, पिताजी के जाने के बाद मेरे लिए मेरी माँ सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली पत्नी मेरी माँ की खूब सेवा करे। उन्हें सब काम मेरी पत्नी को आना चाहिए। मेरी माँ को कुछ काम ना करने दे, जैसे वो बोले वैसे ही करे। तो सुमती, तुम्हें हाथ पैर दबाना तो आता है ना? हर रोज काम के बाद मेरी माँ के पैर दबाने होंगे।
सुमति यह सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से में कुढ़ रही थी। उसका मन हुआ कि वह वहां से चली जाए और बहुत तेज चिल्ला के बोल दे, नहीं करनी मुझे शादी। अनिल ने दोबारा पूछा, कर लोगी ना सब? सुमति की माँ सुमति को घूरते हुए उत्तर देने के लिए इशारा करने लगी। तब सुमति ने बोला, जी हम सब कर लेंगे, पैर दबा देंगे, हाथ दबा देंगे, गला दबा देंगे। इतना सुनकर अनिल की माँ अपने गले को छूती हुई बोली, हाय राम, मेरा गला दबाएगी? सुमति बोली, अरे नहीं नहीं, सर दबाने को बोला। सर? सुमति की माँ ने अनिल और उसकी माँ से बोला, आप लोग भोजन कर लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा है। इतना बोल के वो आशा और सुमति की भाभी को इशारा करके बोली, अंदर ले जाओ इसे। सुमति झट से उठी और मानो उसे कैद से आजादी मिल गई। जैसे ही वो घर में गई, माँ आके उसके कान को मरोड़ के पूछने लगी, क्या अनाप शनाप बके जा रही थी? सुमति दर्द से चिल्लाते हुए बोली, ओ माँ, मेरा कान छोड़ो माँ, क्या कर रही हो? दुख रहा है, कान छोड़ो माँ। माँ अपनी डांट जारी रखते हुए बोली, देख सुमति, अगर इस रिश्ते में कोई बाधा आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बोल देती हूँ। सुमति मुंह बनाते हुए आशा से बोली, क्यों आशा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? उनके सब सवाल ही अनाप शनाप होंगे तो जवाब भी तो ऐसा ही देगी ना, बता तो जरा आशा। आशा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी बोल, लड़का देखने में अच्छा है, बिल्कुल महुआ चैनल पर जो पवन कुमार आता है उसके जैसा है। सुमति बोली, हाँ तो तेरी करा देती हूँ ना, चल। दोनों सहेलियों में इसी तरह मजाक चल रहा था। तभी सुमति की भाभी ने आवाज लगाई, सुमति चल, तुझे अनिल की माँ बुला रही है। सुमति ने बोला, अब क्या रह गया पूछने को। आशा सुमति को लेके अनिल की माँ के पास गई। उन्होंने सुमति के सर पर हाथ फेरा और 501 रुपए देते हुए बोली, अब कमर कस लो, मैं तुम्हारी सास बनने वाली हूँ। सुमति आश्चर्य और उदासी से उन्हें देखने लगी। तब वो तुनक कर बोली, घर वालों और बड़ों का सम्मान करना नहीं सिखाया? सुमति को कुछ समझ नहीं आया। तब भाभी ने इशारा कर दिया कि इनके पैर छू लो, और पैर छूने के लिए जैसे ही भाभी ने इशारा किया, सुमति पैर छुई तो वो बोली, संस्कार की कमी है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तब उसकी भाभी बोली, अभी छोटी है, मैं सब सिखा दूंगी। सुमति दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सुमति के बाबूजी और माँ, भाभी जी, सब लोगों ने मेहमान नवाजी की और विदाई बहुत अच्छे से पूरी की। सबके जाने के बाद सुमति की माँ सुमति के पास आई और उसे गले लगाते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, बिटिया अब तू पराई हो जाएगी, बिटिया कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। सुमति उदासी से बोली, माँ तुम भी तो यही चाहती थी। तो उसकी माँ बोली, नहीं बिटिया, कौन माँ अपने बच्चों को अलग होना चाहती है, ये तो समाज की रीति है, इसे तो जो निभाना ही पड़ता है। सुमति उस रात ठीक से सो भी नहीं सकी। उसका मन शादी करने का बिल्कुल नहीं था। वह पूरी रात इसे टालने के लिए उपाय सोचने लगी, पर कुछ भी हल नहीं निकला। अगले दिन सुमति स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तभी उसकी भाभी ने बोला, अब कम कर स्कूल जाना, घर का काम कब सीखेगी। सुमति बिना कुछ बोले तैयार हो रही थी। भाभी उसे सुनाई जा रही थी, न जाने कहाँ की कलेक्टर ने बनेगी। तभी सुमति के बाबूजी की खांसने की आवाज आई। तब भाभी जो अपना घूंघट आगे करती हुई रसोई में चली गई। बाबूजी सुमति के हाथ में मोबाइल देते हुए बोले, जरा अपने भैया को फोन लगा दे, शादी की तैयारी के लिए पूछ लूं कैसे करनी है, ले दे के ये घर बचा है, नहीं तो इसी को गिरवी रख के मुनीम से उधार रुपए लेने पड़ेंगे। सुमति का मन यह सब सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। सुमति अपने भैया को फोन लगाकर बाबूजी को पकड़ा के स्कूल के लिए चली गई। उस दिन सुमति का कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे बस बाबूजी की बातें याद आ रही थी। बाबूजी की मजबूरी देखकर उसका मन विचलित हो रहा था। उस दिन से सुमति बहुत उदास रहने लगी। ना तो बगीचे में आम तोड़ने जाती और ना ही पानी पूरी में स्वाद आता था। उसे बाबूजी और माँ ने पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त तय करवाया और उसके रोके का समय पूछा। पंडित जी ने अपनी पोथी पत्रा उलट पुलट कर 4 महीने बाद का शादी का और 10 दिन बाद रोके का समय निश्चित किया।
जैसे जैसे शादी का समय पास आ रहा था, सुमति की उदासी और चिंता बढ़ती जा रही थी। घर में अब हर रोज शादी की तैयारी की बात चलती रहती। क्या देना है, क्या लेना है। माँ बाबूजी में अक्सर इन बातों में बहस भी छिड़ जाती। बाबूजी ने सुमति से बोला, अपने भैया को फोन लगा के बोल दो कि रोका करने के लिए आ जाए और शहर से यह सब सामान भी लेते आए। सुमति की तरफ बाबूजी ने एक लिस्ट देते हुए बोला। सुमति ने भैया को फोन पर सारी बात बता दी। अगले दिन मुकेश भैया भी आ गए। लव कुश देखते ही उन्हें खुशी से उछल पड़े। मुकेश भैया ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। मुकेश ने माँ बाबूजी के पैर छुए। सुमति उनके लिए पानी और मीठा ले आई। बाबूजी के साथ मिलकर मुकेश ने रोके की तैयारी कर ली।